नमस्कार मित्रों, डीआरएस वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है आपका। इन्वायरमेंट के सेशन में फास्ट रिवीजन करेंगे सीटेट एंड यूपीटेट से संबंधित 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इंस्ट्रूमेंट टू रिकॉर्ड द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। भूकंप की तीव्रता को रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा उपकरण है? ऑप्शन है आपके पास में फिजियोग्राफ, सीस्मोग्राफ, रेक्टर स्केल या फिर कार्डियोग्राफ। आंसर हो जाएगा सीस्मोग्राफ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है सीस्मोग्राफ का एक सिंपल डिज़ाइन। समझते हैं कैसे वर्क करता है। ये है एक पेंडुलम जो कि वायर के माध्यम से लटका हुआ है। इस पेंडुलम के नीचे एक पेन लगा हुआ है और इस पेन का संबंध है नीचे लगे हुए रोलर से। मित्रों, ये रोलर जो है वो कंटिन्यू रोटेट कर रहा है और इस रोलर में एक प्लेन पेपर लगा हुआ है। जब भूकंप आता है तो ये पेंडुलम जो होता है वो इस प्रकार से मोशन करता है, जिसके कारण इसमें लगा हुआ जो पेन है वो पेपर में एक डिज़ाइन ड्रा करता है कुछ पल्स के फॉर्म में। इस प्रकार से इसी पल्स को देख करके अर्थक्वेक की इंटेंसिटी का पता लगाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु डिस्कवर्ड द ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बीइंग। मानव में रक्त समूह की खोज किसने की? ऑप्शन है आपके पास में पेंटिन एंड मस्त, लैंड स्टीनर, जेनिंग्स या फिर कार्ल मार्क्स। आंसर हो जाएगा लैंड स्टीनर। मित्रों, 1900 ईस्वी में लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज की, AB एंड O। 1930 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड एज ए फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? आपके पास में ऑप्शन है बीरबल साहनी, MS स्वामीनाथन, MOP अयंगर या फिर डॉक्टर V कुरियन। आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन ये हैं, इनको भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। इनको प्रसिद्ध इसलिए मिली क्योंकि इन्होंने उच्च उत्पादन वाले गेहूं की प्रजाति का कह सकते हैं विकास किया। अगर बात करें नॉर्मन बोरलॉग की तो इन्हें विश्व स्तरीय हरित क्रांति का जनक माना जाता है। इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जो दूसरे नंबर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है भारत में, पद्म विभूषण, उससे भी सम्मानित किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मच परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कंसिस्ट इन अर्थ एटमॉस्फेयर। पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत होता है? 12%, 25%, 78 या फिर 92। आंसर हो जाएगा 78%। मित्रों, अन्य गैसेस भी होती हैं जिनका कुछ परसेंटेज होता है, जिसमें ऑक्सीजन का 20.9%, ऑर्गन 0.9%, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प या फिर सभी। आंसर हो जाएगा सभी। मित्रों, हमारे एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसों की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद हैं। कुछ अन्य ग्रीन हाउस गैसें होती हैं जिसमें नाइट्रस ऑक्साइड और CFC भी शामिल है। अगला क्वेश्चन है, घास के मैदान पारिस्थितिकी तंत्र की एक खाद्य श्रृंखला में शीर्ष उपभोक्ता हैं। बैक्टीरिया यानी जीवाणु, शाकाहारी, मांसाहारी या फिर पर्यावरण या शाकाहारी। आंसर हो जाएगा मांसाहारी यानी कार्निवोरस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से रबी की फसलें बतानी है आपको। ऑप्शन पहला है धान चना, दूसरा B ऑप्शन है गेहूं मक्का, C मक्का धान एंड D है ग्राम गेहूं। ग्राम होता है चना। आंसर हो जाएगा D ग्राम एंड गेहूं। अगर बात करें मित्रों रबी की फसल की तो ये गर्म वातावरण में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर के महीने में। कुछ रबी की फसलें हैं जिसमें गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों आदि शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है आपके पास में मार्स यानी मंगल, वेनस शुक्र, जुपिटर बृहस्पति या फिर मरकरी यानी बुध। आंसर हो जाएगा मरकरी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है बुध और ये है डिस्टेंस सूर्य से सबसे कम दूरी पर है बुध। अगर बात करें उपग्रहों की संख्या की तो बृहस्पति के पास में सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं 69। मित्रों 69 यानी 69 उपग्रहों में से 53 उपग्रह ऐसे हैं जो कि प्रमाणित हैं, जबकि 16 उपग्रह ऐसे हैं जिनको औपचारिक घोषणा ही की गई है, वो प्रमाणित नहीं है।
अगर स्टार यानी तारों के रंग, तापमान और उम्र की बात की जाए तो तारों के रंग से उनके तापमान का ज्ञात किया जाता है, जानकारी ली जाती है, जबकि उनसे निकलने वाली जो ऊष्मा है, जो ऊष्मा वो रिलीज़ करते हैं, उनसे उनकी उम्र का निर्धारण किया जाता है। अगर कोई तारा है, स्टार है, वो नीला या सफ़ेद कलर प्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो युवा है, नया है। नारंगी रंग प्रोड्यूस करने वाला जो तारा है वो प्रौढ़ है, मिडिल स्टेज में है, जबकि लाल रंग प्रोड्यूस करने वाला लास्ट स्टेज में है, वृद्धावस्था में है। मित्रों, इसके बाद में तारे का विस्फोट हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। हो सकता है कि वो ब्लैक होल में भी कन्वर्ट हो जाए। ब्लैक होल का मतलब होता है हाई ग्रेविटेशनल फोर्स वाला एक ऐसा तारा जो अपने आसपास के तारों को अपनी तरफ आकर्षित करके अपने में शामिल कर ले, और इसके बाद में ज़्यादा विशाल उसका आकार होने के कारण उसमें विस्फोट हो जाता है। दूसरी क्वालिटी, इसकी खासियत, करेक्टरिस्टिक ये होती है कि ब्लैक होल जो होता है वो टोटल 100% एब्जॉर्प्शन होता है। उसमें कोई भी, कह सकते हैं, अगर कोई रेस डालें, कोई किरण डालें उसके ऊपर, तो वो पूरी तरह से उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। 100% एब्जॉर्प्शन पावर होती है उसमें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एस्चुरी के बारे में बताना है आपको, उसकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ऑप्शन है मीठा पानी और समुद्री पानी, इसके बाद समृद्ध जैव विविधता, या फिर उच्च उत्पादकता, या फिर सभी। मित्रों, मीठा और समुद्री पानी, जो खारा पानी होता है, उसका एक कॉम्बिनेशन होता है यहाँ पर एस्चुरी में। यहाँ पर इसी कारण जैव विविधता भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, और जैव विविधता के कारण उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा होती है। इस प्रकार से ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल का एक अजैविक घटक नहीं है। मित्रों, ऑप्शन है आपके पास में कवक यानी फंगी, प्रोटीन, मिट्टी या फास्फोरस। यहाँ पर अजैविक घटक नहीं है, तो सबसे पहले समझना है आपको कि कौन से अजैविक घटक होते हैं। चलिए पहले समझते हैं अजैविक घटक कौन से होते हैं। मित्रों, पारिस्थितिक तंत्र की अगर बात करें यानी इकोसिस्टम की बात करें, जो कि दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, बायोटिक यानी जैविक, और दूसरा अबायोटिक कंपोनेंट यानी अजैविक। अगर अजैविक की बात करें तो ये 3 प्रकार के होते हैं: इनऑर्गेनिक, अकार्बनिक, ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक, या फिर फिजिकल यानी भौतिक कंपोनेंट। मित्रों, इनऑर्गेनिक में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, ये सारे चीज़ें आ जाती हैं। जबकि कार्बनिक में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट शामिल होते हैं। भौतिक यानी फिजिकल कारक जो कंपोनेंट होते हैं उसमें प्रकाश, ताप, हवा, ये सब शामिल होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अभी हमने समझा अजैविक घटक के बारे में, जिसमें से हमें प्रोटीन मिला, जो कि कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपोनेंट था। मिट्टी, ये भी अजैविक। फास्फोरस, ये भी अजैविक घटक यानी इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में आ रहा है, ये भी अजैविक घटक। बचा है कवक। कवक यानी फंगी। मित्रों, आंसर हो जाएगा फंगी, जो कि एक कह सकते हैं जैविक घटक है। अब बात कर लेते हैं जैविक घटक की यानी बायोटिक कंपोनेंट की। मित्रों, बायोटिक कंपोनेंट को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। यानी उत्पादक यानी प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। डिकम्पोजर की अगर बात करें तो इसी में आता है फंगी। ये फंगी जो है वो जैविक घटक है, बायोटिक कंपोनेंट है। यहाँ से मित्रों ये सेशन खत्म होता है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।